बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम सिटी 10 में मैं हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है कि आप सभी लोग ठीक ठाक होंगे और जितना मिस मैंने आप लोगों को किया है, मुझे उम्मीद है आप लोगों ने भी मुझे इतना ही मिस किया होगा। लेकिन चूँकि ये सिस्टम है, ऐसा कि चलता ही रहता है, तो जो ज़िम्मेदारियाँ निभा रही थी हमारी साथी एंकर सीमत हाशमी, जिन्होंने बहुत ही खुश उसलूबी से प्रोग्राम सर अंजाम दिया, तो उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग साथ जुड़े रहे और फीडबैक हमें अच्छा ही आता रहा। और ख़ास तौर पे उन लोगों का भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जिन्होंने बहुत सारी दुआएं की और मुबारकबाद के मैसेजेस मुझे भेजे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। सो नाज़रीन, अब हम आपके साथ प्रोग्राम का सिलसिला जो है वो शुरू करेंगे और आज सबसे पहले दिन का आगाज़ करेंगे हम आज की अच्छी बात से। व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। वअन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्नत इल्ला मन अबा। क़ील व मन अबा या रसूलल्लाह? क़ाल मन अताअनी दख़लल जन्नह व मन असानी फ़क़द अबा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इस हदीस में इरशाद फरमाया, मेरी सारी की सारी उम्मत जन्नत में दाखिल होगी मगर वो लोग जिन्होंने इनकार किया। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम से पूछा गया, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, इनकार का क्या माना है? तो इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जिन्होंने मेरी इताअत की वो जन्नत में दाखिल होंगे, जिन्होंने मेरी नाफरमानी की उन्होंने मेरी बात का इनकार किया। मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों, मेरी बहनों, हमें चाहिए कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की तमाम तालीमात पर हम ख़ुद भी अमल करें और अपने बच्चों से भी करवाएं। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन सुम आमीन। और ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर हम सब इन्हीं का ख़याल रखना शुरू कर दें तो बहुत अच्छी और खुशगवार ज़िंदगी हम गुजार सकते हैं। तो सिर्फ आपने क्या करना है जी, एक अहद करना है अपने आप से और ख़ुद ब खुद रास्ते जो हैं वो आसान होते चले जाते हैं। तो अब अपने अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं, जान लेते हैं मौसम कैसा है। मौसम आजकल ऐसा है कि जी अगर हम इर्द गिर्द देखें, जैसे ही शाम होती है और अर्ली मॉर्निंग, हालांकि अगर कंपैरेटिवली देखें सुबह का एहसास बहुत ही खुशगवार होता है। हर तरफ आपको चरिंद परिंद नज़र आते थे, मैं ये वर्ड जो है वो ख़ास तौर पे बोलती चलूँ, लेकिन अब स्मॉग की वजह से हर चीज़ धुंधला सी गई है। और जो अभी मैं यही जिक्र करी थी, दिसंबर में जिस तरह से सर्दी हो जाती है, मिड ऑफ दिसंबर में हम लोग आ चुके हैं, लेकिन सर्दी एज सच वैसे है भी नहीं और फिर हर तरफ स्मॉग की वजह से लोग परेशान नज़र आ रहे हैं। तो मौसम की सूरत हाल कैसी है ये हम जान लेते हैं जी। कोमल बाहर मौजूद है। कोमल, बताइए मौसम कैसा है आज बाहर? है वो खो रहा है। बढ़ती हुई फिजाई आलूदगी ने शहर लाहौर को बुरी तरह लपेट में ले रखा है। शहर लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर है। और बात की जाए आज एयर क्वालिटी इंडेक्स के हवाले से, तो आज लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 322 रिकॉर्ड किया जा रहा है, यानी कि इंसानी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। शहरियों को बार बार ताकीद की जा रही है कि मास्क के इस्तेमाल को जो है वो यकीनी बनाया जाए, ख़ास तौर पर बच्चे जो है वो विदाउट मास्क घरों से ना निकलें। और लाहौर के मौसम के हवाले से बात कर ली जाए तो इस वक्त मौसम जो है वो बहुत ज़्यादा खुशगवार है। हवाएं जो है वो शिमाल मगरिब की जानिब से शहर लाहौर का रुख किए हुए हैं, जिसकी वजह से जो है वह सर्दी की शिद्दत में भी इजाफे के साथ साथ खुनकी में भी इजाफा देखने में आ रहा है। इस वक्त बाहर का दर्जा हरारत जो है वो 14 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि हवा में नमी का तनासुब जो है वो 90% और हवा की रफ्तार 2 किलोमीटर फी घंटे के हिसाब से रिकॉर्ड की जा रही है। और दिन भर मौसम जो है वो इसी तरह अपनी तब्दीलियाँ दिखाएगा। कभी सूरज आंखें दिखाएगा तो दर्जा हरारत में इजाफा देखने में आएगा, सर्दी की शिद्दत में कमी होगी तो कहीं पर सूरज जो है वो दोबारा आंखें छुपाएगा और दर्जा हरारत में जो है वो इजाफा देखने के साथ
साथ कमी भी देखने में आएगी। आज मिला जुला मौसम रहने वाला है और बात की जाए दिन भर के हवाले से तो आज कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 60 डिग्री रहेगा, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 22 डिग्री तक जाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। जहाँ एक तरफ शहरियों को जो है वो स्मोक से बचने के लिए मास्क के इस्तेमाल को यकीनी बनाने की हिदायत जारी की गई है, वहीं दूसरी जानब शहरियों को जो है वो सर्दी की शिद्दत से बचने के लिए गर्म मलबूसात ज़ेब तन करने की भी हिदायत जारी कर दी गई। ठीक है जी, हमारे साथ कोमल मौजूद थी, मौसम की सूरत हाल बताई। और ऐसा अभी उतनी सर्दी नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करना पड़े, लेकिन ये जो बदलता मौसम होता है इसमें आपको एहतियात की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। सेकेंडली, आपने कोमल के पीछे देखा जिस तरह से स्मॉग हर तरफ नज़र आ रही थी, तो आपने स्मॉग से ज़रूर अपने आप को महफूज रखना है। अब चलते हैं आज की टॉप स्टोरीज की तरफ। पहली खबर आज हमारी है जी, पंजाब पुलिस में तबादलों का नया राउंड शुरू हो चुका है। चीफ सेक्रेटरी ने आला अफसरान के तकर्रुर तबादले के अहकाम जारी कर दिए हैं। महंगाई से परेशान शहरियों के लिए पेट भरना भी मुश्किल, नाश्ता और खाना मजीद महंगा, रोटी 12 और नान 18 रुपए का हो गया। दूल्हे का बगैर लाइसेंस ड्राइविंग पर 2000 का चालान, मॉडल टाउन में बगैर लाइसेंस पर वार्डन ने बारात लिए जाते दूल्हे का चालान कर दिया। और पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज में मरीजों के साथ लवाहिकीन भी परेशान। जी, तो अस्पतालों की सूरत हाल, कुछ तकर्रुर तबादले और फिर ये तो खैर ज़्यादती हुई है कि किस तरह से दूल्हे का चालान कर दिया गया। मेरे ख्याल से यहाँ पर थोड़ा सा जो है ना ख्याल कर लेना चाहिए सिटी ट्रैफिक पुलिस को। ऑब्वियसली खुशी का टाइम होता है, किसी का परेशानी हो जाती है। खैर ये सब चीज़ें हैं जी, खबरें हमारी, इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ हमारी सीनियर रिपोर्टर शाहिद सिप्रा मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है शाहिद? अल्लाह का शुक्र जी, बिल्कुल ठीक ठाक। आप बताएं। बिल्कुल ठीक ठाक। अब आपको दोबारा खुश आमदीद कहना है? हाँ जी, आप कहें, ज़रूर कहें, ज़रूर। वेलकम बैक जी। बहुत बहुत शुक्रिया जी शाहिद सिप्रा साहब आपका। हाँ जी, तो हम पहली खबर की तरफ बढ़ते हैं। अब एज सच कुछ ये चीज़ें ऐसी हैं, चाहे वो हम महंगाई की बात कर लें शाहिद सिप्रा साहब, तबादलों की बात कर लें, ये हमारी रूटीन बनती चली जा रही है और ये हमें हर नए दिन के साथ नई चीज़ें पता चलती हैं कि आज तबादला भी होगा। मेरे ख्याल से हमें ये चीज़ें माइंड बना के रहनी चाहिए कि सुबह कोई तबादला हो जाने, सुबह किसी चीज़ में महंगा हो जाने। आज की पहली खबर है, पंजाब पुलिस में तबादलों का नया राउंड शुरू हो चुका है। चीफ सेक्रेटरी ने आला अफसरान के तकर्रुर तबादले कर दिए। क्या कहेंगे सिप्रा साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, तबादलों से अगर हल होता और मुल्क तरक्की की जानिब गामजन होता तो मेरे ख्याल में मौजूदा हुकूमत में सबसे ज़्यादा जो मुल्क है वो तरक्की की राहें जो हैं वो उनके लिए हमवार हो जाती हैं। आप लाहौर शहर में देख लें कि किसी को आपने CCPO नहीं रहने दिया, इवन जो पंजाब के IG हैं उनको कितनी दफ़ा आपने बदल दिया, चीफ सेक्रेटरी को कितनी दफ़ा बदला, और DIG ऑपरेशन तो देखें पिछले 2-3 महीने में आपने 2-3 बदल दिए हैं। तो इन हालात में आप क्या समझते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल किस तरह आगे चलेगी? जो हमारे मामलात हैं, जो लोग अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं, जो अमन अमान का मामला चल रहा है, वो कैसे आगे चलेगा? अब यही तवक्को की जा सकती है कि डॉक्टर आबिद जो है उनको आपने लगाया है, CPO थे फैसलाबाद, वहाँ से तब्दील करके यहाँ लगाया है। लाहौर का ऑपरेशन का DIG लगना जो है बड़ी इंपॉर्टेंट सीट है, और उस वक्त में जहाँ पे आपके वज़ीर आला पंजाब भी यहीं पे हूँ, IG पंजाब भी यहीं पे हूँ, और दीगर जो आपके वुज़रा हैं और बाकी पॉलिटिकल जो लोग हैं वो यहाँ पे हूँ, और उसके साथ करोड़ों की आबादी का जो शहर है उसमें लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल जो है वो ख़राब होती जाए। कभी CCTV आती है कि फार्मेसी को लूट लिया है, कभी CCTV आती है कि खातून को दहलीज पे लूट लिया गया है, कभी ये आता है कि गाड़ी जो पे जा रहे हैं तो उनको रोक कर और ये तो लूट लिया जाता है ना शहर हाँ। में जो हमारे क्राइम की सूरत हाल है उस पर तो आप बात कर ही नहीं सकते। लोग अपने घरों में महफूज नहीं हैं, लोगों की गाड़ियाँ, मोटरसाइकिलें, दुकानें, कुछ भी महफूज ही नहीं है। देखें, इनके लिए बड़ा कड़ा इम्तिहान होगा। एक डिवीजन को वो हेड करके आए हैं, उसके बाद अब लाहौर को उन्होंने ऑपरेशन विंग को हेड करना है, तो ये कड़ा इम्तिहान होगा। फैसलाबाद का जो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है वो और है, वो वहाँ के लोग जो बसने वाले लोग हैं उनका रवैया अपना है, लाहौर के जो रहने वाले लोग हैं उनका अपना तरीक़ाकार है, यहाँ पर अपने मसाइल हैं, इसलिए मेरे ख्याल में उनके लिए मुश्किल तो होगी। लेकिन सबसे जो एक तलवार लटक रही होती है किसी ऑफिसर पर, वो तबादले की तलवार है कि आप किसी को समझने ही नहीं देते। आप 1 महीना 2 महीने, माय पॉइंट मैं यही पूछने वाली थी। अब ये चीज़ समझना मुश्किल हो गया, ये तबादले होते किस बुनियाद पर हैं असल में? क्या कारकर्दगी की बुनियाद पर होते हैं? और जिस तरह ये हर रोज़ वाले तबादले हैं, किसी को टाइम भी नहीं दिया जाता कि वो बेहतर कारकर्दगी दिखा सके। देखें, मैं वही कह रहा हूँ ना, एक ऑफिसर आया, उसने लाहौर में आके उसकी तकर्री हुई और लाहौर की सूरत हाल उसने देखना है। एक पूरी चेन है, उनके नीचे SSP हैं, फिर SPs हैं, फिर DSPs हैं, फिर SHO हैं, इंस्पेक्टर्स हैं,
इन सब को और उसके बाद फिर करोड़ों आवाम जो है उनके जो मामलात हैं उनको देखना है, तो कुछ दिन तो उनको चाहिए समझने के लिए। हमारे यहाँ ये अलमिया का एक वाक़या होता है, सोशल मीडिया पर वो वायरल होता है, उसके बाद हम किसी ऑफिसर को हटा देते हैं और उसके बाद ट्वीट आ जाता है जी हमने हटा दिया है। तो ये नहीं होता है कि आप इस तरह कर लें। हाँ, कोई संगीन मामला हुआ है जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल ख़राब हुई है, जहाँ पे पुलिस की नाअहली नज़र आई, गफलत नज़र आई, या पुलिस अपने जो फ़राइज़ हैं उसको अंजाम दही में उन्होंने गफलत बरती, तो उसकी बुनियाद पर अगर किसी ऑफिसर को आप सज़ा दें, OSD बनाएं या मुअत्तल करें या उनके खिलाफ महकमाना कार्रवाई करें, तो वो तो किसी हद तक समझ आता है। लेकिन यहाँ पे हर दूसरे महीने तीसरे महीने में आप किसी भी डिपार्टमेंट के हेड को हटा दें, और बिलखसूस पुलिस में तो तबादले ऐसे हो रहे हैं कि रोज़ाना की बुनियाद पर। अब ये आए, अब आप चार्ज अपना संभालेंगे, और अगर उनके सर पे यही तलवार लटकती रहे कि आज 2 दिन बाद या 2 हफ्ते बाद या महीने डेढ़ बाद मैंने फिर चले जाना है यहाँ से और फिर मेरी किसी और जगह पे पोस्टिंग हो जानी है, तो वो किस तरह दिल लगाकर या किस दिल जमी के साथ यहाँ पर काम करेगा। इसलिए मेरे ख्याल में ये पंजाब हुकूमत के सोचने की बात है, कुछ टाइम दें, कम अज़ कम उनको शहर के मामलात को तो समझने दें कि यहाँ पे डकैत गैंग कौन से हैं, यहाँ पे राजनी करने वाले कौन से हैं, गाड़ियाँ चोरी करने वाले कौन से लोग हैं, ये सब जो थाने हैं उसमें आने वाले ऑफिसर के लिए तो ये बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है। जो हमारे यहाँ हालात हो चुके हैं वो हालात समझना, और ये चीज़ बहुत ज़्यादा वक्त मांगती है कि आपने हालात को बेहतर करना है, जो क्राइम रेशो है उसको कम करना है, लोगों का एतमाद कम अज़ कम आपने हासिल करना है। तो जितनी देर में ये तबादले होते हैं उतनी देर में तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। देखिए मैं वही कह रहा हूँ, एक टाइम दें उनको, बैठने दें, या फिर ये है कि जब आप उनको पोस्टिंग ऑर्डर करें उसमें मेंशन कर दें कि आपको 6 महीने के लिए लगा रहे हैं, 3 महीने के लिए लगा रहे हैं, अगर आपकी परफॉर्मेंस बेहतर हुई तो आप कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज आपको हटा दिया जाएगा। फिर एक ऑफिसर को पता होगा। लेकिन यहाँ है कि कोई एक छोटा सा हादसा हो जाए, कोई चीज़ वायरल हो जाए, बिलखसूस मैं मौजूदा गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ कि सोशल मीडिया पे कोई चीज़ ट्रेंड बन जाए या फिर कोई वीडियोज़ आके वायरल हो जाए, तो अल्टीमेटली जो आपके ऑफिसर्स हैं उनके लिए वो बाले जान बन जाता है। और ये माजी में हुआ भी है और होता भी है, अब भी यही होता है। इसलिए मेरे ख्याल में किसी ऑफिसर को कुर्बानी का बकरा बनाकर अपनी कारकर्दगी को शो करना कि पंजाब गवर्नमेंट ने तो उनको हटा लिया, माजी में भी यही होता रहा है कि पतंगबाजी हुई, अगर खुदा ना खास्ता कोई हलाकत होगी तो आप DSP और SHO को मुअत्तल कर दें। अब उसके बाद आज भी वही हो रहा है। अब माजी में इतने तबादले नहीं होते थे, फिर इस तरह फिर एतमाद नहीं है। इसका क्या मतलब है कि पंजाब हुकूमत का जो आप खुद जिनके इंटरव्यूज़ करके पैनल्स भिजवाए जाते हैं, फिर इंटरव्यूज़ होते हैं, इंटरव्यूज़ के बाद वज़ीर आला उसकी बाज़ाब्ता तौर पर मंजूरी देते हैं, और उनकी मंजूरी के बाद एक ऑफिसर को तैनात करके 2 महीने या 1.5 महीने के बाद हटा दिया जाए, तो फिर क्या आपका वो जो प्रोसीजर है उस पर क्वेश्चन मार्क आना चाहिए ना, उस पर सवालिया निशानात आने चाहिए कि आपने किस प्रोसेस के तहत इस ऑफिसर को यहाँ पे लगाया, वो इस काबिल ही नहीं था। इसलिए मेरे ख्याल में आने वाले जो ऑफिसर हैं इनको कुछ देर टाइम देना चाहिए, बजाय के तबादले किए जाएं और तबादलों की नज़र उनको करें और कुछ देर उनको काम करते हैं, शायद हालात जो है वो बेहतरी की तरफ चले जाएं। टाइम देने के साथ साथ मेरे ख्याल में एक जो चीज़ हमारे यहाँ लैक करती है वो ये है कि हमारे यहाँ एक वो मतवातर मीटिंग्स और पूछे जाने वाला जो चीज़ है ना कि आपकी कारकर्दगी कैसी रही है, एक टाइम फ्रेम कि आपको जब किसी को जवाब देना हो तो ऑब्वियसली शाहिद सिपरा साहब ऐसा होता है कि आप अपनी कारकर्दगी पे ध्यान रखते हैं कि इसके लिए हम जवाब दें। इस सिस्टम को भी थोड़ा सा बेहतर करने की ज़रूरत है ताकि किसी पर ये तलवार लट हमसे पूछने वाला कोई है। देखें, मुझे बताएं कि अब DIG आए हैं, CCPO भी नए आए हैं, कुछ दिन पहले ही आए हैं, IG भी अभी ही आए हैं, ठीक है। आप मुझे ये बताएं कि IG साहब अगर मीटिंग कॉल करें तो उनको पता हो कि अगले लम्हे मैंने तब्दील हो जाना है। CCPO साहब अगर कोई मीटिंग के लिए बुलाएं या कोई इस तरह की परफॉर्मेंस बेस्ड कोई काम करना चाहें तो उन पे तो यही है कि शायद मैं बदल जाऊंगा। इसी तरह DIG, SSPs, SPs इनका भी यही हालात है ना। अच्छा, फिर SPs तक फिर भी कुछ हालात बेहतर हैं, लेकिन SSP, DIG और इससे ऊपर के जो रैंक के ऑफिसर्स हैं आप उनका देखें किस तरह तबादले होते हैं। इसलिए मेरे ख्याल में आप ठीक कह रही हैं कि मॉनिटरिंग होनी चाहिए, कोई वर्कशॉप्स हों, उनकी इजलास हों, उसमें कारकर्दगी का जायजा लिया जाना चाहिए, लेकिन ये उस वक्त होगा जब कुछ ठहराव होगा सिस्टम में। सिस्टम में ठहराव नहीं होगा तो ये मामलात नहीं होंगे। हर बंदे को तो अपनी पड़ी होगी। तबादले होते गए तो फिर किसी को ये भी मौका नहीं मिलेगा कि कोई अपनी कारकर्दगी में निखार पैदा कर सके। खैर, ये तो सूरत हाल है हमारे यहाँ, और अगर ये सिस्टम यहाँ पर ना रुका, यानी ये जो तबादलों पे तबादले हैं इसको ना रोका गया, तो फिर जो हालात शहर में हैं इनको भी नहीं रोका जा सकता, इनमें भी तब्दीली जो है वो नहीं आ सकती है। हमने बढ़ती हुई महंगाई की बात करनी है, और नान रोटी, क्योंकि अब एक सबसे बड़ा मौसम की वजह से इशू ये है कि लोगों के घरों में गैस नहीं आ रही, रोटी नान लोग बाहर से खरीदने पर मजबूर हैं, उस पर महंगाई जो है उसको हम डिस्कस करेंगे। ब्रेक के बाद आते हैं, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक नाज़रीन। और महंगाई का सिलसिला जो कि थमने पे नहीं आ रहा, उसी की एक कड़ी है जी। नान और रोटी की कीमत में अब इजाफा किया गया है और इस पर मैंने जैसा कि कहा कि स्थिति ये है कि ऑलरेडी लोग परेशान हैं और हम अपने न्यूज़ बुलेटिन्स में आपको रिपोर्ट भी करते रहते हैं कि शहर के किन किन इलाकों में गैस की किल्लत है। अब जब गैस नहीं होगी तो लोग खाना किस तरह से बनाएंगे और अल्टीमेटली आपको बच्चों के लिए बाहर से रोटी या नान खरीद के लेकर आना ही आना है और उसकी कीमत पे भी इजाफा हो गया। इस पर अब कसूर किसका है? हम कहते हैं जी नान रोटी लेने जा रहे हैं, शायद उनका कसूर है। क्या वाकई वो लोग कसूरवार हैं? शायद से प्रसाद देखे नहीं, आपकी गैर मौजूदगी में आखिरी जो प्रोग्राम था मैं लास्ट मंडे को, उसमें मैंने कहा था कि एक गंदम जो आपने 1800 रुपये मन खरीदी किसान से, वो आज जो है 250 रुपये मन पे हो गई है। 1000 रुपये उसमें इजाफा हुआ है। तो जब गंदम के रेट में इजाफा होगा और ये लोग जो खरीदारी उसकी करेंगे या फ्लोर मिल से इस आटा खरीदेंगे, अब तो देखा अब गवर्नमेंट ने जो आटे का रेट दिया वो भी इसी तरह दे दिया, उन्होंने भी बढ़ा दिया। अब उसके बाद भी तवक्को की जाए कि रोटी सस्ती मिलेगी, नान जो है वो आसानी से मिल जाएगा, तो ये मुमकिन नहीं है। अच्छा, मुझे ये नहीं समझ आती एक और बात की कि मौसम सरमा में ही ये चीज़ें क्यों बढ़ाई जाती हैं? क्योंकि गैस बहरान होता है, घरों में गैस आ नहीं रही होती। इख्तलाफ करूंगी मौसम सरमा में, ये तो पूरे साल, ये तो मतलब जब से अब मैं क्या कहूँ यहाँ पे वो तब्दीली जब से रूनुमा हुई है, ये सिलसिला तब से शुरू हो गया। नहीं देखिए, ये जब आखिरी दफा बढ़ाई गई थी वो भी मौसम सरमा में थी, मुझे अच्छी तरह याद है। उस वक्त भी नान भाई एसोसिएशन ने एहतजाज किया और एहतजाज करके अपने जो कीमत है वो बढ़ा ली और उसके बाद हुकूमत ने कहा कि हम अपनी कीमत जो है उसको ले आएंगे और उसके मुताबिक होगा, जो ना हुआ और होता भी नहीं है। मौजूदा गवर्नमेंट के अपने रिट है आपके सामने जो भी मामला है। अच्छा, अब इसमें क्या मामला मुश्किल किसको होगी? एक आम जो गरीब आदमी है जिसने रोटी खरीदनी है, अब 12 रुपए में वो रोटी खरीदेगा, अगर वो 4-5 लोग हैं तो मुझे बताएं वो किस तरह खरीदेंगे? नान जो है चले ठीक है, नान एक और चीज आ जाती है उसमें खरीदारी करने, लेकिन के मेंबर आपने बिल्कुल नॉर्मल बताएं, बल्कि इससे ज्यादा ही होते हैं घर में मेंबर। मैं एक 4-5 की एक एवरेज बात कर रहा हूँ ना। उसके बाद नान की अगर खरीदारी होगी तो आप देखें नान की कीमत यहाँ पे आ गई है, वो उन्होंने बढ़ा दिया है। अच्छा, अब इनसे किसी ने मजाकरात किए, इनको किसी ने टेबल पे बिठाया, कोई डायलॉग्स हुए, कोई किसी ने बात की, कोई नहीं की। अच्छा, फिर जिस वक्त में नान भाई एसोसिएशन ने अनाउंस किया, उसी वक्त में डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन कर देती है जिसमें दाल की कीमत बढ़ा देती है, दूध की कीमत बढ़ा देती है, दही की कीमत बढ़ा देती है। तो ये चीज़ें जब मिलती हैं तो आम जो बंदा है, जो रोज़ाना की बुनियाद पर उजरत कमाता है, जो रोज़ी रोटी करने जाता है, मजदूरी करने जाता है, जब वो 1000-1200 रुपये लेकर घर आएगा और उसको ये मामलात बढ़ेंगे, 10-20 रुपये हर चीज़ में बढ़ जाएगा, तो वो क्या करेगा? उसको मुश्किल हो जाएगी, उसको ख़ानदान की कफ़ालत करना जो है वो मज़ीद उसकी मुश्किलात में इजाफा होगा। इसलिए मेरे ख्याल में हुकूमत को सब्सिडी देने की ज़रूरत है। फ्लोर मिल्स से बात करनी चाहिए। आटे की कीमत अगर बढ़ रही है, एसोसिएशन जो फ्लोर मिल्स की है उनसे बात करें, उसके बाद आटे की कीमत कम होगी, मैदे की कीमत कम होगी, तो ये मामलात होंगे। अदरवाइज आप कहें कि हम इनको फोर्सफुली या जोरे बाजू पे या हुकूमत जबरदस्ती करवा सकेगी, तो हुकूमत तो जबरदस्ती टमाटर की फरामी को यकीनी नहीं बना सकी थी, तो ये रोटी को किस तरह बनाएगी? फिर उसके बाद आपके तंदूर पे जो एलपीजी का इस्तेमाल जिन तंदूरों पे है, एलपीजी की कीमत देख लें, ये सारे फैक्टर है ना। गैस की कीमत देख लें, वो गैस की कीमतें कहाँ पर जा रही हैं। ठीक है, आपने जो टैरिफ दिया हुआ है तंदूर के लिए, सिर्फ तंदूर अगर चला रहे हैं तो उसका टैरिफ सस्ता है, वो उसकी क्या वजह है कि आपकी रोटी सस्ती रहे। लेकिन उसके बावजूद रोटी की कीमत और नान की कीमत का बढ़ जाना, जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इससे बहुत बुरी तरह मुतासिर होंगे। मेरे ख्याल में अब डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को बिलखसूस आगे बढ़ने की ज़रूरत है। पंजाब गवर्नमेंट के नुमाइंदगान जो हैं वो बैठें, इस पर बात करें इनसे। जब इन्होंने अनाउंस किया, मुझे बताएं, ये अभी 4-5 दिन पहले अनाउंस किया, इन्होंने कहा कि हम इजलास बुला रहे हैं, उसमें फैसला करेंगे, और उस इजलास के बाद फैसला हो गया और उस पर अमल दरामद भी शुरू हो गया। उन्होंने रोटी इस कीमत पर बेचना भी शुरू कर दी, लेकिन आपके वुज़रा कहाँ पे हैं? अच्छा जी, आपकी गवर्नमेंट कहाँ पे है? शायद सिप्रा साहब, एक और मैं पॉइंट यहाँ पे उठाना चाहूँगी। आपने डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का जिक्र किया। डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को इसलिए भी मुतहरिक होना है कि जो कीमतें जिनका तयन किया जाता है उससे ज़्यादा कीमत पर जो है वो चीज़ें फ़रोख्त की जाती हैं और फिर क्वालिटी पे भी कॉम्प्रोमाइज़ किया जाता है। मतलब रोटी जो है वो उसको इस कदर जो है वो छोटा साइज़ में कर दिया जाता है या उसकी वजन कम किया जाता है, कम कर दी जाती है। इससे भी लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। मतलब आपने महंगाई तो की वो एक चीज में एक्चुअली जो बरकत होती है वो भी खत्म हो जाती है इससे। देखिए, इसको चेक एंड बैलेंस या मॉनिटर करना किसका काम है? हमारे पास एक पूरा स्ट्रक्चर मौजूद है, आपके डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर मौजूद है। आपके जो मजिस्ट्रेट्स हैं ये कहाँ पे हैं? प्राइस मजिस्ट्रेट जो हैं
इन्होंने क्या करना होता है, यही कुछ ही करना होता है ना। लेकिन अगर ये आपने दफातर से निकले तो हो सकता है आपके जोन इंतजामिया जो है, आपके असिस्टेंट कमिश्नर जो हैं, वो कोरोना की बुनियाद पर दुकानें तो सील करते हैं, लेकिन उनको ये नजर नहीं आता कि उनके साथ कोई होटल है, कोई रेस्टोरेंट या कोई तंदूर है, वहां से जो रोटी है उसका कम वजन पर फरोख्त की जा रही है लेकिन इजाफी कीमत वसूल की जा रही है। नान जो है कम वजन पर है लेकिन कीमत इजाफी वसूल की जा रही है। इसको चेक करना किसका काम है? आपकी ज़िले इंतजामिया का काम है। अवामुन नास इसको चेक नहीं कर सकती। अवाम को तो ये मजबूरी है उनकी कि उन्होंने इसकी खरीदारी करनी है। आप इसको उठाकर जहां पर मर्जी ले दें। देखें, पेट्रोल की कीमत जब बढ़ी थी तो लोगों ने सोशल मीडिया पे यही कहा था कि आप इनको 200 पे भी ले जाएं, लेकिन अवाम मजबूर है, उन्होंने इसको इस्तेमाल करना है। यहां भी यही है, रोटी और नान और ये इसके खाए बगैर गुजारा नहीं है, उन्होंने इसको खरीदना है। लेकिन आप इसको सिर्फ एसोसिएशन पर ही छोड़ दें और रियासत अपनी जिम्मेदारी का मुजाहिरा ही ना करे, तो ये मेरे ख्याल में का मुजाहिरा क्यों नहीं कर रही? रियासत ही क्यों अवाम का गला घोंटने पर मजबूर, अवाम का गला घोंटने पर जो है वो ध्यान रखे हुए है? सीनियर तज्जियाकार इफ्तिखार अहमद साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम इफ्तिखार साहब, क्या हाल चाल है आपके? कुछ ठीक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। हमने बात की, शायद सिप्रा साहब ने जैसे कि कहा कि रियासत को अपना किरदार अदा करने की ज़रूरत है, लेकिन रियासत तो मैं ना मानूं की पॉलिसी पर है। अगर महंगाई का नाम ले तो रियासत का, हम अगर देखें हुक्मरान ये कहते हैं महंगाई है ही नहीं, और उस पर हमें हर रोज़ एक खबर ये मिलती है कि फ़लाँ चीज़ महंगी हो गई, फ़लाँ चीज़ महंगी हो गई। ये रोटी नान भी महंगा हो जाना, अवाम से 2 वक्त की रोटी निवाले जो हैं अवाम के मुँह से छीने जा रहे हैं। क्या किरदार हमें नजर आ रहा है हुकूमत का? क्यों अवाम के साथ ऐसा सलूक किया जा रहा है? रियासत का इन लोगों से कोई तल्लक ही नहीं है। ये अवाम जो है इनसे कोई तल्लक नहीं रियासत का। रियासत तो सरमायादारों के लिए आई थी, एक खास टोले के लिए, जिस टोले ने इनको इंतखाब में पैसे दिए थे, इनकी इलेक्शन कैंपेन में अपने जहाज दिए थे, ये उनके लिए आई थी और उनके लिए काम कर रही है। कौन सा काम है जो उनके लिए नहीं हो रहा? मसलन देखें, लाहौर का जो पुराना एयरपोर्ट था वाल्टन का, उसको गिरा के बेच दिया, उसको बिजनेस बना के उसके लिए ख़ास रास्ता भी बना दिया, सड़क भी बना दी है, उसके नीचे से है अंडरग्राउंड रोड भी दे दी। आप जाके देखें, रावी के परे जो है रूटा नाम की एक अथॉरिटी बनाई है, 1,40,000 एकड़ जो रकबा है वो गरीब किसान चाचा जो एकड़ का मालिक उससे छीन के एक सरमायादारों के टोले को दिया जा रहा है। तो रियासत उनके लिए आएगी। रियासत ने कब कहा था कि मैं रोटी सस्ती करूंगी? रियासत ने कब कहा था कि मैं नान सस्ता करूंगी? रियासत ने ऐसा कोई वादा नहीं किया। बिल्कुल बिल्कुल। रियासत तो तब्दीली के लिए, रियासत तो तब्दीली के लिए आएगी। और तब्दीली अगर आपको लाहौर शहर में नहीं नजर आ रही तो मुझे अफसोस है। और ये तब्दीली ऐसी है कि अवाम इस तब्दीली से बिलबिला उठी है। लाहौर शहर में कबाड़ है, लाहौर शहर में कंद उड़ रहा है सड़कों के ऊपर। अभी फिरोजपुर रोड पे आप गाड़ी चला के देख लें, जो गर्दा उड़ेगा वो देख लीजिएगा, वो रियासत है। बिल्कुल। और रियासत का ये काम ही, ये रोटी नान क्या बच्चों वाली गरीबों वाली बातें सुबह सुबह शुरू कर देते हैं रियासत से। रियासत इतनी छोटी छोटी बातों में नहीं दिलचस्पी की। रियासत तो बड़े प्रोजेक्ट की बात करें, कोई खरबों रुपए के प्रोजेक्ट की, कोई ट्रॉलर ले, ट्रॉलर जो मछलियाँ सारी खींच के ले जाए और गरीब माही गिरों से उनका हाथ छीन ले। रियासत तो उनके लिए है, आपके मेरे लिए तो नहीं है। जी जी इफ्तिखार साहब, इफ्तिखार साहब ये कहिएगा, अब क्या हम आने वाले टाइम में ये समझ लें कि अवाम के लिए कोई नहीं सोचेगा, ये मुश्किलात इसी तरह से बढ़ती रहेंगी, कोई ऐसा नहीं है जो अवाम की इन मुश्किलात को कम करेगा? क्या अवाम को अब हम ये कह दें कि अब उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है, जो हो रहा है उनको इसी वक्त? बिल्कुल अवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं है। तावत अवाम खुद नहीं सोचे, खुद नहीं सड़क पे आए, खुद नहीं एहतजाज करें। अवाम भी जो देखने क्या कर रहे हैं, 1.25 करोड़ का शहर है, 500 आदमी नहीं निकलते मुजाहरा करने के लिए महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, जुल्म के खिलाफ नहीं निकलते। बिल्कुल सही कहा तो आप तो गवाह हो इस बात की। बिल्कुल बिल्कुल आपने ठीक है। फिर जब अवाम का रवैया ये होगा तो फिर यही होगा जो हो रहा है। फिर नान 20 रुपए की बजाय 25 रुपए बेचें, 25 की बजाय 50 रुपए बेचें, कौन पूछने वाला है? बिल्कुल आपने सही कहा। खैर, हम अल्लाह ताला से दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला जो है अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि आप दुआएं करके सारा काम मेरे पे डाल दें। अल्लाह ताला ने दुनिया चलानी है। अल्लाह ताला ने सिर्फ पाकिस्तान के लोगों की दुआएं तो नहीं देखते रहना ना। अल्लाह ताला मेरा काफी मसरूफ है। यानी अब अवाम को अपने लिए बाहर निकलना है और अवाम को ये आवाज बुलंद करनी। बिल्कुल आपने देखे ना, गवादर में लोग बाहर निकले, हालांकि उनकी रवायात के खिलाफ था औरतों का जुलूस निकालना, उनकी रवायात इजाजत नहीं देती, लेकिन वो बाहर निकले हैं। 20 दिन से बैठे हुए एहतजाज कर रहे हैं, कुछ चीजें उन्होंने मनवाई ली ना अपनी। बिल्कुल
ये तो नहीं ना कि हम घर से भी ना निकलें, हम एहतजाज भी ना करें, कोई इजहार भी ना करें। आप और मैं सुबह 10 बजे की टीवी के ऊपर अपना जज्बाती बातें करके घर चले जाए और नाम 21 रुपए का हो जाए। बिल्कुल आपने सही कहा। अच्छा, ऑपोजिशन का किरदार में आपसे यहाँ पे जानना चाहूँगा। ऑपोजिशन भी फारग है जी, मैं किसी ABC की बात नहीं कर रहा। मैं कहता हम सब बराबर के अब शरीक हैं जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है। आज सेहत कार्ड का इस्तेमाल करने आ रहे हैं वज़ीर आज़म साहब, हमारे हाथों में कार्ड पकड़ा दिया जाएगा, सेहत करके जाएं, दवाई शवाई लें और बड़े हम खुश होंगे, तालियां बजेंगी, अल्लाह खैर सदा। और सेहत कार्ड का क्या असर होगा अल्लाह बेहतर जानता है। बिल्कुल, पहले ये सब परेशानियां देके आवाम को बीमारियों में मुब्तला किया जा रहा है, उस पर ये सेहत कार्ड का तोहफा तो दिया जा रहा है। ये सेहत कार्ड किस कदर मौसर होगा ये आने वाला वक्त बता देगा। इफ्तिखार साहब, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। शाहिद सिप्रा साहब, आपका एक कमेंट चाहिए। इफ्तिखार साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, वाकई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अब अवाम को बाहर निकलना है। देखिए, अवाम निकलेगी क्या, वो ठीक कह रहे हैं, इफ्तिखार साहब के एहतजाज का रास्ता अपनाएंगे, लेकिन एहतजाज कौन सुनेगा उनकी? फिर अल्टीमेटली हुकूमत के पास ही आपने जाना है, हुकूमत उनकी बात सुनेगी। लेकिन एक बंदा है, उसको आपने पेट के लिए, अपने खानदान के लिए उसको महदूद कर दिया है कि वो अपनी रोजी कमाएगा या एहतजाज के लिए निकलेगा। ये भी तो चीज हमने देखनी है ना। गरीब आदमी को यही सोच है कि मैं सुबह निकलूं 12-13 घंटे रोजी करके, उसके बाद शाम में अपने बच्चों के पेट भर। अब हम क्या एहतजाज करने जाएं, दफ्तर ना आए, क्या करें? मतलब आप किस तरह से जिंदगी। लेकिन बात यही है, अल्टीमेटली अवाम उसकी बात उस कौम की सुनी जाती है जो अपने राइट्स के लिए निकलती है, अपने हकूक के लिए बाहर निकलती है। तो मेरे ख्याल में अब वक्त आ गया है, अब तो पीछे रह ही कुछ नहीं गया। 3.5 साल गुजर गए, तब्दीली के नाम पे हमें बेवकूफ़ बनाया गया, अवार्ड भी लिए गए उसके, लेकिन आज वही हालात। वो ऐसी तब्दीली आई है कि सब कुछ ही तब्दील होकर रह गया है, जो कुछ सोचा भी नहीं था वो भी सब कुछ तब्दील होकर रह गया। खैर, हमने नाज़रीन ये खबर तो डिस्कस कर ली। अगली खबर मेरे ख्याल से जहाँ पूरी आवाम परेशान है, दूल्हे को परेशान कर दिया जी सिटी ट्रैफिक पुलिस ने। अब मामला क्या पेश आया ये आपके साथ हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। चालान होने चाहिए, आपको रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने चाहिए, लेकिन थोड़ा सा किसी की खुशी का भी ख्याल रखना है, ये मैं कह रही हूँ। आई डोंट नो आप लोग इस पर क्या सोचते हैं। ब्रेक के बाद आते हैं, हम इसको डिस्कस करेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहेंगे। ब्रेक से पहले हमने जो स्टार्ट में जो खबर डिस्कस की थी तबादलों के हवाले से, तो DIG ऑपरेशन साहब ने अपने ओहदे का चार्ज संभाल लिया है। आपको बताते चलें, अपडेट है जी, DIG ऑपरेशन डॉक्टर मोहम्मद आबिद ने अपने ओहदे का चार्ज संभाल लिया है। DIG ऑपरेशन की पुलिस लाइन कला गुजर सिंह आमद, SP राशिद हिदायत, DSP पुलिस लाइन अफसरान ने इस्तकबाल किया। और मनाजिर भी आप देख रहे हैं, डॉक्टर मोहम्मद आबिद ने यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई, फातह खानी की। DIG ऑपरेशन डॉक्टर मोहम्मद आबिद को पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। डॉक्टर मोहम्मद आबिद ने जो है वो विजिटर्स बुक में अपने तासुरात भी कलमबंद किए और तमाम वहाँ पर मौजूद अफसरान से मुलाकात भी की। और जराइम पर काबू पाने के लिए वसाइल जो हैं वो तमाम तर इस्तेमाल किए जाएंगे। इस मौके पर इन ख्यालात का इजहार किया गया है। डॉक्टर मोहम्मद आबिद की जानिब से अपने ओहदे का चार्ज संभाला और उन्हें पुरजोश तरीके से वेलकम भी कहा गया है। तो हम गुड लक कहेंगे DIG साहब को, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जिसको निभाना होता है जी, बहुत बड़ी अहम सीट है और जिस तरह से मुल्क के हालात हैं इसके लिए तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज भी समझा जा सकता है। खैर, हम अपनी खबर की तरफ आते हैं। जो खबर हम डिस्कस करने वाले हैं, हुआ नाज़रीन कुछ ये कि दूल्हा साहब जा रहे थे अपनी बारात लेकर और उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था, जिस पर चालान हो गया। शाहिद सिप्रा साहब क्या कहेंगे? देखिए, कानूनी तौर पर तो ठीक किया उन्होंने, लेकिन हमदर्दी तो देखी जाए तो वो फिर हम दूल्हे के साथ जाएंगे। अरमान से जाके दूल्हा तैयार होकर जा रहा होगा, उसको बेचारे को क्या पता था कि मेरा चालान हो जाना है। देखिए, अदालत ने हुक्म दिया कि आपके अगर ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो उस पर 2000 का चालान होना चाहिए। ठीक है, रॉन्ग वे अगर आ रहे हैं आप तो उस पर भी 2000 का चालान होना चाहिए। अब बात पता क्या है, अगर ये दूल्हा साहब का चालान ना होता तो शायद सिटी ट्रैफिक पुलिस की कारकर्दगी या अदालत आलिया को इस बात का ना पता चलता कि सिटी ट्रैफिक कितनी मुतहरिक है। आम शहरी आपका या मेरा चालान हो जाता तो शायद ये चीज़ें नहीं पता चलनी थी, ना ये खबर बननी थी। एक दूल्हे का चालान करके इसको फिर उसकी तस्वीर भी जारी की गई, फिर उसके बाद उसका चालान जो है वो सोशल मीडिया पे आ गया और उसके बाद चैनल्स पे भी चल गया। इससे क्या हुआ कि सिटी ट्रैफिक पुलिस की चलो कम अज़ कम जो कारकर्दगी है वो तो वाज़ेह हो गई कि वो आपके जो ड्राइविंग लाइसेंस जिनके पास नहीं है उनका चालान कर रहे हैं। मुझे बताएं कि बहुत सारी गाड़ियां यहीं से गुजरी होंगी। शादी की तैयारी कर रहे हैं तब आपको इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। देखो, होना भी चाहिए। मेरे ख्याल में शहरियों को जिम्मेदारी का मुजाहरा भी करना चाहिए। जिस तरह उन्होंने सिटी ट्रैफिक पुलिस आपके लिए कर रही है कि खिदमत
खिदमत मराकज़ खोल दिए हैं, आसानी कर दी है कि आप ड्राइविंग लाइसेंस बनाएं, बनवाना भी चाहिए। खुदा न खास्ता कोई हादसा हो जाए, कोई इंसिडेंट हो जाए, या फिर आप मेन शहर पर गाड़ी लेकर आ रहे हैं, तो ड्राइविंग लाइसेंस उस सूरत में आपको मिलता है जब आपके पास स्किल्स मौजूद हैं कि आप गाड़ी ड्राइव कर सकते हैं। अब बात है कि दूल्हा साहब को आपने चलान करके खबर तो बनवा दी, लेकिन बहुत सारे इसी जगह पे जहाँ पे मॉडल टाउन में चलान हुआ, बहुत सारे ऐसे लोग यहाँ से गुजर रहे होंगे जिनके पास नहीं होगा, जिनके पास लर्नर भी नहीं होगा, लेकिन आप एक एक गाड़ी को चेक नहीं कर सके। एक ही पॉइंट आउट कर लिया कि ये बारात आ रही है, हमने इसको चलान करना। मोटरवे पे भी लास्ट टाइम हुआ था कि मोटरवे पे आपने रोका, दूल्हा साहब का चलान किया, तस्वीर जो है वो नेशनल हाईवेज ने खुद जारी कर दी। उस पर बहुत सारे लोगों ने तनकीद का निशाना बनाया था कि कम से कम चलान किया था तो तस्वीर जारी करने की जरूरत नहीं थी। यहाँ भी यही हुआ कि तस्वीर सामने आ गई। तो मेरे ख्याल में शहरियों को अब जिम्मेदारी का मुजाहरा कर लेना चाहिए। अदालत का हुक्म है और अदालत के हुक्म पर सिटी ट्रैफिक पुलिस जो है चलान कर रही है, और मेरे ख्याल में इनका अपनी जान का भी तहफ़्फ़ुज़ है और इसमें दूसरों की जो मामलात हैं उनको भी आप तहफ़्फ़ुज़ दे सकते हैं। अच्छा जी, शहरियों की सहूलत के लिए शायद सिप्रा साहब, क्योंकि अब हम बात कर रहे हैं कि अगर आपके पास लाइसेंस नहीं होगा तो चालान होगा जी, शहर के ड्राइविंग लाइसेंसिंग सेंटर खुले रहे और लाइसेंस के इजरा की खुसूसी मुहिम जो है वो 31 दिसंबर तक जारी रहेगी। आपको अपॉर्चुनिटी भी दी जा रही है कि आप अपना लाइसेंस बनवा सकते हैं आसानी से, तो फिर अगर आप लाइसेंस नहीं बनवा रहे तो फिर तो चालान का सामना करना पड़ेगा आपको। देखें, अब जो मैसेज है, जो कुछ मतलब इतलात आ रही हैं, वो यही है कि ट्रैफिक वार्डन्स हैं, उनको ये कहा गया है कि अगर कोई वायलेशन कर रहा है, सपोज के सीट बेल्ट जो है वो नहीं लगाई हुई या सिग्नल ब्रेक किया है, तो उसके बाद आप उनको रोकें। ये वायलेशन अपनी जगह पे, लेकिन उनसे ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो पूछें। अगर उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो वो सिग्नल और उसके सीट बेल्ट का चलान तो अपनी जगह पे, उसके साथ उसका 2000 रुपये का चलान किया जाए। अगर इसको रैंडम चेक करना शुरू कर दें या इस तरह के मामला देखें तो मेरे ख्याल में अब मामला क्या होगा कि अगर लोग कानून के मुताबिक गाड़ी चलाना शुरू कर दें, जो SOPs हैं उसके मुताबिक गाड़ी चलाना शुरू कर दें, सिग्नल ब्रेक ना करें, लेन का ख्याल रखें, अपनी सीट बेल्ट जो है वो लगा कर रखें, अगर आपके लाइट्स ख़राब हैं, उनके इंडिकेटर्स का कोई मामला है तो वो ख़राब है तो वो ठीक करें, तो मेरे ख्याल में हालात बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। इससे क्या होगा, जो हम रोज़ाना बैठ के यहाँ बात करते हैं कि ट्रैफिक जाम हो गया, ट्रैफिक की वजह से एक्सीडेंट्स हो गए, सबसे बड़ी बात शायद सिप्रा साहब, हालात तो बेहतर होंगे, आपकी अपनी जिंदगी की हिफाजत, तहफ़्फ़ुज़ जो है वो रोड पे यकीनी हो जाता है, और बाकी लोगों के भी, बिल्कुल बहुत सारे जो लोग बाकी ट्रैवल कर रहे हैं उनके लिए भी। इसलिए मेरे ख्याल में सिटी ट्रैफिक पुलिस थोड़ा रिलैक्स भी कर रही है कि बहुत सारे लोग हैं अब लर्नर बनवा रहे हैं, 42 दिन के बाद उनका मुस्तकिल जो है वो लाइसेंस बन जाएगा। अगर उनको गाड़ी ड्राइव करनी आती है, वो टेस्ट देना होगा, टेस्ट में कामयाब होंगे तो उनका लाइसेंस बन जाएगा। आप छोड़ दें अदालत का अहकामात अपनी जगह पे, अगर अपनी ज़िंदगी की देखें, या बहुत सारे हज़ारों लोग जो रोज़ाना ट्रैवल कर रहे होते हैं, अगर उनकी ज़िंदगियों की हम बात करें तो हमारी ज़िंदगी तो सबको प्यारी है। तो मेरे ख्याल में हमारे जो इमलाक हैं, जिन पर हमने लाखों रुपया खर्च किया होता है, उनको अगर नुकसान हो जाए तो वो भी तो नुकसान ही है ना, अब अपने खर्चे पे जाना है उसमें। इसलिए मेरे ख्याल में ड्राइविंग लाइसेंस की तरफ हमें जाना चाहिए था, दूल्हे भाई का चलान नहीं होना चाहिए, उनकी खुशियों में नहीं। मैंने भी कहा ना कि खुशी का मौका था तो जी वो तो खुशी खराब हो गई, लेकिन साथ साथ हमने कम उम्र ड्राइवर्स की बात करनी है, जरूर इस पर भी ध्यान देना चाहिए क्योंकि सबसे बड़ी वजह ये बनते हैं जी हादसात की। अब हम अगली खबर डिस्कस करेंगे और अगली खबर हमारे पास है जी पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज में मरीजों के साथ लवाहिकीन भी परेशान है, अस्पतालों की सूरत हाल की तरफ जाना है हमने। फिलहाल ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहेंगे और अस्पतालों के हालात क्या हैं जी। शहर के मुख्तलिफ अस्पतालों में कभी हमें ये खबर नहीं मिली कि जो मरीज़ हैं उनके साथ कुछ अच्छा सलूक किया जा रहा है, उनका ट्रीटमेंट अच्छे तरीके से किया जा रहा है। अगर हम बुनियादी ज़रूरियात की बात करते हैं तो ये बुनियादी ज़रूरियात में सबसे अहम चीज़ है कि जी सबसे पहले आप वो लोग जो कि अस्पतालों में जा रहे हैं उनकी सेहत का ख्याल रखें। लेकिन यहाँ पर अल्लाह ताला रहम करे, मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में अगर देखें तो सुबह के टाइम पे ख़ास तौर पे OPD में आपको लंबी लाइनें मिलेंगी। इमरजेंसी में किसी मरीज़ को जो है वो ठीक तरह से जो है वो बेड मैसर नहीं होता। क्यों ये हालात हैं शायद सिप्रा साहब? देखें, इलेक्शन का नारा तो आपकी तालीम और उसके साथ हेल्थ होता है ना, कि हम सेहत की सहूलियात देंगे लोगों को, उनके इलाज मुआलजे की, तिब्बी इमदाद की जो मामलात हैं उनको बेहतर तरीके से चलाया जाएगा। लेकिन अब देखें, आपने एक इदारा है उसका जिक्र कर रहे हैं कि वहाँ पे अद्वियात नहीं है। आप इसको छोड़ दें कि मरीजों के साथ आने वाले जो लवाहिकीन हैं वो कहाँ पे हैं, उनके लिए होना चाहिए। लवाहिकीन तो छोड़ें, यहाँ पे मरीजों के साथ मैं मरीजों की बात कर रहा हूँ। हाँ, इससे सबसे इंपॉर्टेंट है कि मरीज जो आपके पास आ गया है, अगर उसको अद्वियात आप नहीं दे रहे हैं और अगर किसी का ऑपरेशन है, उस ऑपरेशन में इस्तेमाल होने वाली अगर मेडिसिन उस हॉस्पिटल में मौजूद नहीं है,
तो मुझे बताएं ये कि तो फिर बाद आप वाला मरहला है, पहले तो बेड ही नहीं मिलता वो जहाँ पर इलाज मुआलजा वो शुरू आप होना किसी ना। भी हॉस्पिटल में चले जाएं, इवन सबसे सेंसिटिव पीआईसी में चले जाएं, वहां पर भी आपको व्हील चेयर पे पेशेंट नजर आएंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। ये तो जो फ्रेंड्स ऑफ पीआईसी है उनकी जानिब से एक ऐसे इकदाम कि उन्होंने बहुत बड़ी इमरजेंसी बना दी, उसके बावजूद आपके बहुत सारे ऐसे लोग हैं 40-50 पेशेंट रोजाना की बुनियाद पर व्हील चेयर पर मौजूद होते हैं जिनको बेड नहीं मिलता। और आम जो हॉस्पिटल्स हैं, जिनाज सर्विसेज में हॉस्पिटल में हर बेड पे आपको 2-2 पेशेंट नजर आते हैं। बच्चों के वार्ड में चले जाएं तो 3-3 बच्चे भी आपको बेड पे नजर आते बिल्कुल हैं। ऐसे ही। इसलिए ये कब होता है कि आपका महकमा सेहत एक्टिव हो, आपकी पंजाब गवर्नमेंट की तरजीहात में अगर सेहत शामिल हो तो फिर तो हो सकता है। वज़ीर आला साहब जो हैं वो अटेंडेंस तो चेक कर रहे हैं, मेरे ख्याल में किसी दिन किसी हॉस्पिटल भी चले जाएं, यहीं GOR से निकले ना, सामने हॉस्पिटल में चले जाएं, बिल्कुल किसी एक हॉस्पिटल का ऐसे ही दौरा कर रहे हैं और किसी इमरजेंसी में नहीं जाएं, किसी वार्ड में चले जाएं, उनको सब चीजें पता चल जाएंगी। या किसी थिएटर में चले जाएंगे, थिएटर्स का क्या हालात है, बिल्कुल बिल्लियां आपने सही कहा। चूहे शायद आपको साहब वहां वक्त नजर कम आएं। है, यहाँ पे मैं जरूर जिक्र करना चाहूंगी गौहर एजाज साहब का। क्या ये मुखैर हजरात ही अगर अस्पतालों के हाल है, क्योंकि हमने देखा कि जिन अस्पतालों में ये मुखैर हजरात अपना किरदार अदा कर रहे हैं वहाँ पे लवाहिकीन के लिए आरामगाह भी है, वहाँ पे लवाहिकीन को खाना भी दिया जा रहा है, तो क्या अब ये सिस्टम इस तरह के मुखैर हजरात को ही देना पड़ेगा? देखिए, जिम्मेदारी तो रियासत की है, जब रियासत अपनी जिम्मेदारी नहीं करेगी तो फिर मुखैर हजरात को किसी को तो हमदर्दी आएगी ना। तो गौहर साहब का जो आप जिक्र कर रहे हैं कि जिना हॉस्पिटल में भी उनका देखें, उसके साथ उन्होंने वो उनके मरीजों के लवाहिकीन के लिए भी वहां पे बनाया, उसके बाद पीआईसी के फ्रेंड्स ऑफ पीआईसी जो है उनमें भी उनका नाम है, बड़ा अहम किरदार है। शिप्रा साहब, हमारे पास वक्त कम है तो हम यही दुआ कर सकते हैं कि जी अल्लाह ताला इन मुखैर हजरात को मजीद अता करे, क्योंकि इनके अलावा कोई भी पुरसाने हाल नजर नहीं आ रहा। नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद शिप्रा साहब। ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। प्रोग्राम के इस हिस्से में आज बहुत ही अहम मामला जो है हम डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि बारहा तनकीद का निशाना बनाया जाता है हमारे एजुकेशन सिस्टम को, तो इसमें इस्लाहात की भी बात की जाती है, क्या क्या इस्लाहात ज़रूरी हैं और जो अब क्या इस्लाहात लाने की कोशिश की जा रही है वो बेहतरी की तरफ लेके जाएंगे स्टूडेंट्स के लिए, किस हद तक वो जो है मुफीद साबित होंगी, हमारा एजुकेशन सिस्टम कितना इससे बेहतर हो सकता है। पेपर पैटर्न तब्दील करने की बातचीत की जा रही है और इस पेपर पैटर्न को तब्दील करने से स्टूडेंट्स को क्या फ़ायदा होगा, ये चीज़ समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जिस मकसद के लिए इसको तब्दील किया जा रहा है, आया वो मकसद हासिल किया भी जा सकेगा? स्कूल टीचर्स का इसमें क्या रोल होगा? तलबा के लिए क्या ये सिस्टम बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, और अगर मुश्किल है तो इसको आसान किस तरह से बनाया जाएगा? इस तमाम तर सूरत हाल पर हम बात करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ जो हमारे मेहमान तारुफ आपके साथ कराना चाहूँगी जी, हमारे सीनियर रिपोर्टर अकमल सुमरू साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उसके साथ जी माहिर तालीम डॉक्टर मोहम्मद इस्लाम साहब मौजूद हैं। अपने मेहमानों को खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल चाल है आपके? जी ठीक ठाक। अच्छा जी, सबसे पहले हम आगाज़ कर लेते हैं सुमरू साहब से। सुमरू साहब, ये जो पेपर पैटर्न में तब्दीली की बात की जा रही है, सबसे पहले तो ये समझा दीजिएगा, स्टूडेंट्स परेशान हो जाते हैं ना कि पेपर पैटर्न तब्दील हो गया है, वो एक हलचल सी मच जाती है कि अब क्या होगा, क्या हमारे नंबर ना इससे कम आ जाएं, पहले अपने आप को प्रिपेयर करना, स्टूडेंट टीचर्स को अपने आप को प्रिपेयर करना, और फिर अब जब बात की जा रही है कि इससे रट्टा सिस्टम ख़त्म हो जाएगा तो ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी स्टूडेंट्स को क्या? देखें, आपके इस सवाल ने मुझे चाय रखने पर मजबूर कर दिया है, वो आपने भी तो गर्म पेपर चाय। नहीं देने सुमरू साहब, आप क्यों परेशान हो गए? देखिए, हम परेशान इसलिए हैं कि ये पाकिस्तान का बहुत संजीदा मसला है रोज़ अव्वल से, कि हमारे यहाँ हमेशा ये एतराज़ उठाया जाता है कि हमारे यहाँ जो तालीमी सिस्टम है उसके जो दो पहलू हैं, एक वो पेडागॉजी है, यानी जो हम क्लासरूम में टीचर्स पढ़ाते हैं, बिल्कुल, एक वो हिस्सा है, एक वो हिस्सा है जो निसाब की बुनियाद पर आप इम्तिहान लेते हैं। अगर आप इसको 3 हिस्सों में तकसीम कर लें, निसाब है, इम्तिहान है और क्लासरूम है, तो हमारे यहाँ ये सबसे ज़्यादा एतराज़ ये किया जाता है कि हमारा इम्तिहानी सिस्टम ठीक नहीं है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ बड़े बड़े जहन पैदा होने में मुश्किलात का सामना है और दुश्वारियाँ हैं, उसमें रुकावटें हैं। बिल्कुल। तो ये जो स्टेप लिया गया है पंजाब की सतह पर, पंजाब के तमाम तालीमी बोर्ड्स के लिए, कि अब हम जो इम्तिहानात में तलबा से सवालात पूछेंगे वो रट्टे की बुनियाद पर नहीं होंगे, उसमें महज रट्टा नहीं होगा, इसको 3 डिफरेंट कैटेगरीज में तकसीम कर दिया गया है। अब तलबा से जब सवालात पूछेंगे, चाहे वो साइंस के हों, आर्ट्स के मज़ामीन के हों, पहला उसका हिस्सा है नॉलेज का, जिसमें आप इसको कह सकते हैं बुनियादी तौर पर ये रट्टा है। नॉलेज यानी उस मुतलका मजमून से मुतल्लिक जो उसने पढ़ा है, जो मवाद निसाब में देखा है, उसको कितना याद है। अब इससे अगला हिस्सा है कि जो मवाद पढ़ा है, जिसको याद किया है, उसकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है। बिल्कुल। अब एक हिस्सा अंडरस्टैंडिंग का रख दिया है और तीसरा हिस्सा रख दिया एप्लीकेशन का। सही।
बिलखुसूस साइंस के तलबा हैं, टेक्नोलॉजी के तलबा हैं या कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, तो उनसे एप्लीकेशन पर मबनी सवालात भी पूछे जाएंगे कि अगर ये चीज़ है। इवन फिजिक्स केमिस्ट्री के तलबा से भी पूछे जा सकते हैं, बायोलॉजी के तलबा से भी पूछे जा सकते हैं कि इस जो आपने ये नज़रिया पढ़ा है, जो ये थ्योरी पढ़ी है, इसका एप्लीकेशन इसकी कहाँ पर होगी, उसका डिफरेंट सिनेरियो बना के उससे सवाल पूछ सकते हैं। स्टूडेंट्स ने अब मैट्रिक के इम्तिहान देने हैं, वो जरा आज का हमारा शो ध्यान से देखें, उनके लिए आसानी हो जाएगी। मैट्रिक भी और इंटरमीडिएट भी, दोनों। अच्छा, अब ये इतलाक तमाम सब्जेक्ट्स पर होगा। ऐसा नहीं है कि आप कहें सिर्फ साइंस पर होगा, आर्ट्स पर नहीं होगा, लिंग्विस्टिक पर नहीं होगा, या जनरल साइंस पर नहीं होगा, या माशरती उलूम पर या मुताला पाकिस्तान पर नहीं होगा, तो ऐसा नहीं है। एक तो ये बात है। अच्छा, अब उन्होंने तलबा की आसानी के लिए दो काम किए हैं बुनियादी तौर पर। एक तो ये किया है कि इसकी परसेंटेज वाजे कर दी है कि नॉलेज में कितने परसेंट है, अंडरस्टैंडिंग में और एप्लीकेशन में कितने परसेंट है। दूसरा अहम काम ये किया है कि एकदम इसको रिवैम्प नहीं कर रहे कि यानी 2022 में मुकम्मल तौर पर इसको रिवैम्प नहीं कर रहे, बल्कि इसको 3 डिफरेंट स्टेजेस में तकसीम किया है। 2024 तक इसका मुकम्मल इतलाक हो जाएगा, 2022 यानी नेक्स्ट ईयर से इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ठीक है। और 2024 तक जब इसका मुकम्मल इतलाक होगा तो जो नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, बिलखुसूस MCQs के अंदर जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, वो सिर्फ 30% होंगे। सही। बाकी जो 70% क्वेश्चंस यानी सवालात हैं, वो अंडरस्टैंडिंग से मुतल्लिक होंगे या एप्लीकेशन से मुतल्लिक होंगे। यानी तालिब इल्म को अब क्लासरूम के अंदर या घर में बैठकर सिर्फ याद नहीं करना, सिर्फ क्रैमिंग नहीं करनी, बल्कि उसकी अंडरस्टैंडिंग भी करनी है। अब ये 2 स्टेजेस पे चैलेंज है। पहला चैलेंज है तालिब इल्म के लिए, ठीक है, और दूसरा चैलेंज है टीचर के लिए, क्योंकि टीचर के लिए ज्यादा बड़ा चैलेंज है ये। टीचर, अच्छा, खास तौर पर सरकारी तालीमी इदारों के, चाहे वो स्कूल कॉलेजेस, क्यों? वो इसलिए कि सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ाने वाले असातिज़ा का हर साल जब उनकी ACRs लिखी जाती हैं तो उन ACRs में उनके रिजल्ट शामिल होते हैं कि आप जो सब्जेक्ट पढ़ाते रहे हैं तो बोर्ड्स के अंदर उसका नतीजा क्या आया है। अगर वो बिलो एवरेज है, 50% से कम है, 40% से कम है, आपकी प्रमोशन रुक जाती है, आपकी प्रमोशन नहीं होती। आपकी 3 कंसेक्यूटिव ACRs खराब आ जाएं, रिजल्ट्स खराब आए, आपकी एक्सप्लेनेशन हो जाती है। तो ये दोनों स्टेजेस पे चैलेंज है, लेकिन इसका अल्टीमेट फ़ायदा ये होगा कि हमारे यहाँ जो एग्जामिनेशन सिस्टम है, उससे जब निकल के बच्चा बाहर आएगा, उसको पास करके बाहर आएगा, तो वो महज क्रैमिंग की बुनियाद पर नहीं होगा। फिर वो ऐसा नहीं होगा कि उसके नंबर तो 80% 90% होंगे, लेकिन उसको पता कुछ नहीं होगा अपने सब्जेक्ट से। अच्छा सुब्र साहब, ये जब जो तमाम सिनेरियो आपने बताया है, मेरे ख्याल से ये जब इम्प्लीमेंट 2024 तक आपने कहा कि जी इसको मुकम्मल तौर पर इम्प्लीमेंट किया जाएगा, क्या उससे बेहतर नताइज हमें फौरी मिलना शुरू भी हो जाएंगे? क्योंकि एक सिस्टम जो अरसा दराज से चलता आ रहा है, स्टूडेंट्स का माइंडसेट उसके मुताबिक है, तो ये जो नया सिस्टम लाया जा रहा है, मोहम्मद इस्लाम साहब आप ही बताइएगा, स्टूडेंट्स को इससे फ़ायदा होगा, नहीं होगा? क्या स्टूडेंट्स इस पे अच्छे नताइज लेकर आ सकेंगे? जी, मेरा ख्याल है सोमरो साहब ने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया। इनका खुद भी तलीमी मामला से बड़ा गहरा तल्लुक़ है। जो लर्निंग प्रोसेस होता है ना, इसमें एग्जामिनेशन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। एग्जामिनेशन का हम थ्योरी में कहते हैं इसका वॉश बैक इम्पैक्ट होता है क्लासरूम पे। यानी जो बच्चे ने इम्तहान देना है वो सारा साल उसकी तैयारी करता रहता है, बिल्कुल, और टीचर्स भी उसको तैयार करते हैं। मैं बीइंग हेड ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन में मैं जब अपने टीचर से बात करता हूँ तो उनका यही होता है जी हमने तो अपना सिलेबस पूरा करना है। तो बहुत सी क्रिएटिव चीज़ें वो नहीं करवा पाते क्रिटिकल थिंकिंग के हवाले से, क्योंकि अगर उन चीज़ों में वो जाते हैं तो सिलेबस पूरा नहीं होता, जो कि हमारे जो पुराना सिस्टम है एजुकेशन का और अभी एग्जामिनेशन का उसमें बहुत ज़्यादा एक ख़राबी थी। अब ये जो एक चेंज आया है, बज़ाहिर ये बहुत अच्छा चेंज है, इसको हमें वेलकम करना चाहिए और ये मच नीडेड भी है, क्योंकि बड़े अरसे से हम देख रहे थे कि जिस तरह का इम्तहान के पैटर्न होते जा रहे थे, MCQs, और उसमें ज़्यादा जो इन्फॉर्मेशन की कलेक्शन पे फोकस था कि बच्चे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लें, MCQs को टिक कर लें, और वो जो उनकी क्रिएटिव थिंकिंग, हम भी बीइंग टीचर्स जब यूनिवर्सिटी में हमारे पास बच्चे आते थे तो हम देखते थे कि उनकी जो क्रिटिकल स्किल्स हैं, थिंकिंग हो या क्रिटिकल रीडिंग हो, राइटिंग हो, क्वेश्चन आंसरिंग सेशन में, क्लासरूम इंटरेक्शन में, दे वर नॉट दैट ट्रेन्ड एज दे वर सपोज्ड टू बी। इस सिचुएशन में ये जो चेंज है मेरे ख्याल में ये बहुत टाइमली है और ये पूरी दुनिया में हो चुके हैं ये चेंजेस। हम अगर करेंगे तो बाजार, ये डिपेंड करता है कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसी है, लेकिन अगर आप थ्योरी में देखें तो ये बहुत खुशाइन चेंज है और इससे मुझे लगता है कि अच्छी चेंजेस आ सकती है और इसका जो वॉशबैक इम्पैक्ट होगा क्लासरूम के लर्निंग प्रोसेस पे,
उसको उसमें अच्छी तब्दीलियाँ आएंगी। बट ये अगेन जो समरो साहब ने भी पॉइंट आउट किया, इसमें डिपेंड करेगा कि हमारे टीचर्स कितने तैयार हैं इस चेंज को वेलकम करने के लिए और अडॉप्ट करने के लिए। सबसे पहले आपको टीचर्स को तैयार करना है, उसके बाद स्टूडेंट्स पे आने। समरो साहब, मुझे इस तमाम तर सिस्टम में ना सरकारी स्कूल के तलबा जो हैं वो ज़्यादा मुतासर होते नज़र आ रहे हैं। मैं आपको एक और बात बताऊँ, देखिए एग्ज़ाम्स लेने के लिए जो पर्चा बनाया जाता है वो सरकारी इदारों के टीचर्स बनाते हैं, ठीक है। नंबर 1। अब जो काम करने का है, जिस पे फोकस करना चाहिए महकमा स्कूल्स को या पंजाब बोर्ड चेयरमैन कमेटी को, ओवरऑल पूरे पंजाब के लिए, वो जो टीचर्स पेपर बनाते हैं उन टीचर्स की ट्रेनिंग होनी चाहिए, ठीक है। नंबर 1। नंबर 2, उस नए पेपर पैटर्न के ऊपर क्लासरूम्स के अंदर मंथली बेसिस पर टेस्ट होने चाहिए टेस्ट आपको बच्चे के, ताकि जब तलबा क्लासरूम के अंदर उस पेपर नए पेपर पैटर्न पर जो 2022 से आ रहा है उस पेपर पैटर्न पर जब टेस्ट देंगे तो एक तो उनके हाथ से चीजें निकलेंगी, उनको चीजें पता चलेंगी कि हमने ये सवालात कैसे हल करने हैं। नंबर 2, जिस टीचर ने पेपर बनाना है वो भी उस प्रोसेस में से गुजरेगा कि मैंने पेपर किस तरह बनाना है। तो सरकारी स्कूलों के लिए चैलेंज हमेशा रहा है, क्योंकि इनके ऊपर सरकार का प्रेशर भी होता है, पॉलिटिकल प्रेशर्स भी होते हैं, मल्टीपल इश्यूज हैं। लेकिन क्योंकि बड़ा स्टेक होल्डर, एक बड़ी तादाद वो सरकारी तालीमी इदारों में पड़ती है तलबा की, तो इसलिए उस पर फोकस करने के लिए ये स्ट्रेटेजी गवर्नमेंट को बनानी चाहिए कि वो नए पेपर पैटर्न के ऊपर बच्चों के टेस्ट ले और रेगुलर टेस्ट ले, पूरा साल टेस्ट ले। अभी तो पेपर आने वाले हैं, 4-5 महीने बाद पेपर्स है 2022 में, अभी 4-5 महीनों का मार्जिन है। अच्छा, फिर इसी तरह सबसे ज्यादा इफेक्टिवली कौन काम करेगा? एकेडमीज। बिल्कुल, आपने क्योंकि एकेडमीज के पास होता है चैलेंज अपने रिजल्ट्स ऊपर लेके जाने का, वो मार्केटिंग होती है। तो वो इस पैटर्न को सबसे पहले अडॉप्ट करेंगे, इस पैटर्न पे सबसे पहले पेपर्स लेंगे, इस पैटर्न पे सबसे पहले अपने बच्चों की, अपने टीचर्स की तैयारी कराएंगे। बिल्कुल ऐसे ही। उससे होगा ये कि जो तालिब इल्म एकेडमी जा रहा है उसको तो एक विन विन सिचुएशन में चला जाएगा वो, लेकिन जो नहीं अफोर्ड कर सकता उसके लिए अगेन वही चैलेंज प्रॉब्लम हो जाएगी। उसने वो करना। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है सुमरू साहब। नाज़रीन, हम ब्रेक लेंगे और ब्रेक के मुझे अपना टाइम याद आ जाता है जब बात की जाती थी पेपर पैटर्न तब्दीली की, तो एक वो परेशानी सी आ जाती थी कि अच्छा जी अब क्या होगा, हमने तो ऐसे तैयारी कर ली है, अब अगर पेपर दूसरा आ गया तो हम क्या करेंगे। तो कुछ पेपर पैटर्न में डिस्कस करूंगी, हम स्टूडेंट्स को बताएंगे कि उनके लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं है, क्या किस तरह से उन्होंने अपने पेपर की तैयारी करनी होगी, क्या क्या तब्दीलियां एक्चुअली की जा रही हैं। एक बार फिर से हम कोशिश करेंगे रिपीट करें, ताकि वो स्टूडेंट्स जो कि परेशान हो रहे हैं कि जी अब पेपर पैटर्न अगर एक दफ़ा फिर से तब्दील हो गया तो वो किस तरह से पेपर की तैयारी करेंगे, इस पर हम बात कर लेते हैं। ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे और हम पेपर पैटर्न की तब्दीली की बात कर रहे हैं। स्टूडेंट्स को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कुछ आसान अल्फाज में मैं चाहूँगी सुमरू साहब और हमारे मेहमान मौजूद हैं, ये समझा दें कि किस तरह से पेपर आएगा और स्टूडेंट्स ने किस तरह से पेपर करना है, क्योंकि जब एकदम से कहा जाता है पेपर पैटर्न तब्दील हो गया तो स्टूडेंट्स के लिए सबसे बड़ी परेशानी हो जाती है। खैर, उसके लिए भी टाइम अच्छा खासा दिया गया है। सुमरू साहब, एकदम से स्टूडेंट्स परेशान हो जाते हैं कि अब पेपर तब्दील पैटर्न हो गया है, हम कैसे तैयारी करेंगे, क्या बहुत ज़्यादा चेंज किया गया है? कुछ ऐसा नहीं है। देखिए, सवालात पहले भी बच्चे हल करते हैं, ठीक है, अब भी सवालात हल करते हैं। सवालात पूछने का अंदाज बदल जाएगा। सवालात अब सीधे सीधे नहीं पूछे जाएंगे। ऐसा नहीं कहा जाएगा जी आप बताएं जी दो कौमी नजरिए की तारीफ क्या है। हाँ। ठीक है, हो सकता है अभी दो कौमी नजरिया क्यों पेश किया, यानी आप स्टूडेंट्स को अपनी अंडरस्टैंडिंग अच्छी करनी है, सवाल को समझना है पहले अच्छे तरीके से। अब इसी तरह मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस हैं, मैट्रिक्स पढ़ते हैं आप, वो मैट्रिक्स में आपसे सीधा सीधा जी मैट्रिक्स को सॉल्व करें। दूसरा कहते हैं अच्छा जी मैट्रिक्स की जो एप्लीकेशन है, इम्प्लीमेंटेशन है, या उसको आप एयर ट्रैफिक में कैसे देखते हैं, उसका एक सिनेरियो क्रिएट करके बताएं जी यहाँ पे अप्लाई होगा, कहाँ पे होगा, 3-4 ऑप्शन दे सकते हैं। तो उससे उसका बुनियादी मकसद सिर्फ ये है पेपर पैटर्न के अंदर ये तब्दीली लाने का, बच्चे की अंडरस्टैंडिंग कितनी है, उस नॉलेज उसने हासिल किया है उसकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है। नंबर 2, उसको अप्लाई करने की सलाहियत भी है उसमें या नहीं है। अब इससे होगा क्या बुनियादी तौर पर इस नए पेपर पैटर्न पे? एक तो ये बात मैं आपको बता दूं कि ये पेपर पैटर्न जल्द जो है वो तमाम तालीमी बोर्ड जो हैं वो सैम्पल पेपर यकीनन स्कूलों में तकसीम करेंगे, और उसमें मॉडल पेपर्स का बुनियादी मकसद ये होगा कि तलबा को पता चले कि अगर ये चैप्टर है, इस चैप्टर से एनालिटिकल क्वेश्चन या क्रिटिकल क्वेश्चन या अंडरस्टैंडिंग बेस्ड या एप्लीकेशन बेस्ड क्या मुमकिन सवालात हो सकते हैं। हर मजमून में हर चैप्टर्स की डिफरेंट सिनेरियो है, डिफरेंट वो है।
तो उस पर वो यकीनन मॉडल्स उनके पास सामने आ जाएंगे। देखिए, एक होता है बुनियादी नॉलेज, बुनियादी नॉलेज तो नहीं हिला सकते आप, उसको तो तब्दील नहीं कर सकते। अब ऐसा तो नहीं है कि आप H2O को ही बदल दें। यानी ये चीज तो स्टूडेंट के लिए वाजे है कि आपका कोर्स में से ही चीजें ली जाएंगी, ये परेशानी की जरूरत नहीं है आपको कि आउट ऑफ कोर्स आ जाएगा। सुबह का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। इस्लाम साहब की तरफ मैं जाना चाहूंगी। स्टूडेंट्स के डिफरेंट माइंडसेट होते हैं ना, कुछ स्टूडेंट्स हमारे बहुत ही ब्रिलियंट होते हैं, वो अभी भी इस पैटर्न को जल्दी से अडॉप्ट कर सकते हैं, लेकिन अब वो स्टूडेंट्स जिनको आदत हो चुकी है, जो वाकई रट्टा सिस्टम के आदी हो चुके हैं, उनके लिए तो सवाल समझना, अंडरस्टैंडिंग, ये चीज़ें करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो अब क्या टीचर्स को बहुत ज़्यादा तैयार होना है? टीचर्स को स्टूडेंट्स को लेकर घरों में हम देख रहे हैं पेरेंट्स भी कुछ पढ़ा रहे हैं, क्या सभी को अपने आप को अब रेडी करना है इस नए सिस्टम के हवाले से? जी, इस सवाल का डायरेक्ट जवाब तो यही बनता है कि सबको तैयार करना पड़ेगा, टीचर्स को भी, स्टूडेंट्स को भी और पेरेंट्स को भी फैसिलिटेट करना पड़ेगा अपने बच्चों को, क्योंकि ये बड़ा सडन चेंज आया है। हमारे यहाँ तालीम के साथ एक जो जुल्म ये होता है कि जो भी गवर्नमेंट आए वो जो चेंज करती है तालीमी पॉलिसीज़ किसी भी वाले से, चाहे वो एग्ज़ाम के वाले से या ओवरऑल एजुकेशन पॉलिसी हो, वो एकदम से एब्रप्टली, ना तो वो स्टेक होल्डर से कंसल्ट करते हैं जो बुनियादी टीचर्स हैं जिन्होंने उस पॉलिसीज़ को आगे लेके चलना होता है, ना वो जो एजुकेशन एक्सपर्ट से डिस्कस करते हैं, ना उन अदारों से जो इन पे आम हालात में काम कर रहे होते हैं उनसे भी डिस्कस नहीं करते। और दूसरा एकदम से एक प्रैक्टिकल कह लें कि जल्दी होती है और उसमें वो इम्प्लीमेंट कर देते हैं। मेरे ख्याल में इस पॉलिसी को पहले 1 या 2 डिस्ट्रिक्ट्स पे मॉडल के तौर पे इम्प्लीमेंट करना चाहिए था, ये बहुत अच्छी सजेशन आपने को, और उसके बाद देखते कि उसमें क्या हमारे पास हर्डल्स या चैलेंजेस आते हैं और गवर्नमेंट उन चैलेंजेस को जहन में रखते हुए फिर बाकी ज़िलों में इसको इम्प्लीमेंट करती तो ये ज़्यादा इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट हो सकता था। अभी आप देखें ना, रिसेंटली सिंगल नेशनल करिकुलम भी जो इम्प्लीमेंट किया गया, हालांकि उसका मकसद बहुत अच्छा है और मैं मुकम्मल तौर पे एग्री करता हूँ उससे, उसके मकसद की हद तक, लेकिन वो इतनी जल्दी में इम्प्लीमेंट किया गया कि उसमें फिर बहुत से चैलेंजेस गवर्नमेंट को आए। इसमें भी यही किया गया। बहरहाल इसके जो 3 मेजर पोर्शन हैं जो नॉलेज का, वो तो वैसे ही रहेगा जो पहले बच्चे पूछते हैं। पिछले 10 सालों में जो हमारा एग्जामिनेशन सिस्टम था वो बेसिकली नॉलेज को टेस्ट करता था, ज़्यादा फोकस उस पर यही होता था। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या इवन डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होते भी थे तो वो तकरीबन इंफॉर्मेशन बेस्ड ही होते थे। अब इसमें अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन का अच्छा खासा पोर्शन डाल दिया गया। दैट मीन्स कि बच्चों से नैरेटिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे, डिटेल में उनके अंडरस्टैंडिंग को परखा जाएगा, उनके साइंस सब्जेक्ट्स में ज़्यादा प्रैक्टिकल्स लिए जाएंगे और फिर सोशल सब्जेक्ट्स में भी एप्लीकेशन देखी जाएगी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। आप देखें बच्चे हमारे इस्लामियात में, सोशल साइंसेस में, एथिक्स में ढेर सारी वैल्यूज़ पढ़ते हैं डेली बेसिस पे। झूठ नहीं बोलना चाहिए। वो बच्चे को लगता है कि ये जो मैंने किताब में पढ़ा है इधर ही महफूज हो गया। क्लासरूम में छोड़ के वो बाहर चला जाता है, जब ब्रेक में जाता है तो वो झूठ भी बोलता है, वो सारा कुछ करता है। तो हमने अपने नॉलेज को बिल्कुल डाइवोर्स कर दिया था रियलिटी से। मेरे ख्याल में ये जो चेंज आया है, अगर ये सही इम्प्लीमेंट हो जाए तो हमें शायद उस डोमेन में जो सोशल एक ड्यूटी होती है एजुकेशन की और एजुकेशनिस्ट की, वो पूरी करने में भी हेल्प होगी। तो इस लिहाज से ये चेंज एक तरह से खुशाइंद है। अगर हम इस चेंज को प्रॉपर तरीके से जो है वो निभा भी सकें, जिन लोगों ने बच्चों को सिखाना है वो भी अच्छे तरीके से अपना किरदार अदा कर सकें। सुमर साहब, आप मुस्कुरा रहे थे, वाकई ये चीज़ें मुश्किल तो लग रही हैं लेकिन इसके ओवरऑल हमें फ़ायदे मिलेंगे। देखिए, मैं इसलिए मुस्कुरा रहा था, डॉक्टर साहब ने बड़ी उम्दा मिसाल दी झूठ बोलने की। देखिए, इसकी बुनियादी वजह क्या है। हमारे यहाँ ना एक अमूमी गुफ्तगू में ये बात की जाती है कि ये किताबी बातें क्यों कर रहे हो, रियलिटी और है, जिंदगी और है, समाज और है। यानी कि वो किताब को समाज से काट के पेश करते हैं। ये कितनी तकलीफ दे बात है कि किताब के अंदर शामिल मवाद को जब आप समाज से काट कर पेश करने की कोशिश करें तो खराबी तो पैदा होनी है फिर समाज में। फिर आपको दयानतदारी नहीं मिलेगी, फिर आपको मेहनत कश नहीं मिलेगी, फिर आपको जो है वो झूठ मिलेगा, फिर आपको फ्रॉड मिलेगा, धोखाधड़ी मिलेगी, फिर आपको 2 नंबर चीज़ मिलेगी। क्यों कि आपने उसको सिर्फ थ्योरेटिकल सिर्फ किताब तक ही क्यों रखा कि आपको पता है कि इसको सिर्फ इसलिए पढ़ रहा हूँ कि मैंने इम्तिहान देना है। अब ऐसा नहीं है। अब आपने जो नॉलेज लेना है, खास तौर पे साइंस का नॉलेज, वो ऐसा नहीं होगा कि आपने वो नॉलेज सिर्फ मेमोराइज करना है और उस मेमोरी का टेस्ट होगा। नहीं, आपकी अंडरस्टैंडिंग का टेस्ट होगा, आपकी एप्लीकेशन का टेस्ट होगा। अच्छा, दूसरी अहम बात यह है कि हमारे यहाँ जो तालीमी सिस्टम है वो उसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव तो यही है ना कि सोसाइटी के अंदर नताइज पैदा करे। किस किस्म के नताइज पैदा करे? सोसाइटी में अमन हो, सोसाइटी में मुआशी तरक्की हो,
सोसाइटी में सियासी तौर पर बराबरी हो, सोसाइटी के अंदर जो मुआशी नाहमवारी है, जो तबकाती सिस्टम है, उसको ख़त्म करने में लोगों के अंदर शऊर पैदा हो और उस शऊर की बुनियाद पर वोट दें। ये बात है ना। अब आपने इसको समाज से काटना है और आप कहते हैं जी ये तो किताबी बातें हैं, ये तो थ्योरेटिकल बातें हैं, दुनिया में ऐसा नहीं होता, जिंदगी में ऐसा नहीं होता, तो ये आपके समाज में ऐसा नहीं होता, इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया में ऐसा नहीं होता। आपने सही कहा। ठीक है, यानी अब हम ज्यादा ये नहीं कह सकते किताबी बातें हैं। जी हमारे पास वक्त कम है, मैसेज स्टूडेंट्स को कुछ देना चाहेंगे आप? स्टूडेंट्स के लिए सिंपल मैसेज ये है कि परेशान ना हो, ये आपके लिए ही है और ये आपकी बेहतरी के लिए। इससे जो इल्म आप पढ़ेंगे उसको सीखने का, समझने का और उसको अपनी ज़िंदगी में और दूसरों की ज़िंदगी में आपको अप्लाई करने का भी मौका मिलेगा। मेरे ख्याल में दिस इज़ द राइट चेंज विद अ पॉजिटिव माइंडसेट। इंशाल्लाह। जी सुमरू साहब आप क्या कहना चाहेंगे? आप प्राइम मिनिस्टर सबराना नहीं ना कह दीजिएगा। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी इम्प्लीमेंट की है, इसके लिए गवर्नमेंट को अपना ह्यूमन रिसोर्स टीचर्स की शक्ल में ट्रेन करना चाहिए, स्कूल लेवल तक जाके ट्रेन करना चाहिए और उस ट्रेनिंग का अल्टीमेटली जो बेनिफिशरी है वो स्टूडेंट को होना चाहिए, ताकि वो इस नए सिस्टम से फिर आप कहेंगे घबराना नहीं है, उसको घबराना नहीं चाहिए, होगा। अभी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, होगा की बात कर रहा हूँ। वो इसलिए क्योंकि टीचर्स ट्रेंड होगा। जब क्लासरूम का टीचर्स ट्रेंड होगा तो वो तालिब इल्म के अंदर इल्म खुद ब खुद मुंतकिल करने की सलाहियत रखेगा। अब जब वो सलाहियत उसके अंदर आप पैदा करने के लिए वर्कशॉप्स कराएंगे, उसके ट्रेनिंग कोर्सेज डिज़ाइन करेंगे, तो अल्टीमेटली स्टूडेंट जो है वो आपका ऊपर उठ के आएगा। बिल्कुल, और इसके लिए सभी को मेहनत करने की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया समरू साहब आपका, इस्लाम साहब आपके वक्त का भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन हमने जाना है एक ब्रेक की तरफ और ब्रेक के बाद आपको शो में एक बार फिर से ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। प्रोग्राम के इस हिस्से में जी हम आपकी मुलाकात कराने वाले हैं एक बहुत ही नन्ही सी बच्ची से, जो कि वैसे तो बहुत छोटी सी हैं लेकिन उनके कारनामे बहुत बड़े बड़े हैं। और बड़े बड़े कारनामे, जब छोटी सी बच्ची आंखों में तो बड़े ख्वाब लिए बैठी है, फाइटर पायलट बनना चाहती है, लेकिन अभी जो वो कारनामे सर अंजाम दे रही हैं वो आपके साथ ज़रूर हम शेयर करना चाहेंगे। जी घुड़सवारी करती हैं, अपना घोड़ा इनके पास है और इस एज में अगर मैं देखूँ तो बच्चे एक्चुअली इन चीज़ों से डरते हैं, लेकिन हमारी जो मेहमान हैं नन्ही अनाया हैं वो इन चैलेंजेस को किस तरह से निभा लेती हैं। मार्शल आर्ट में भी माशाल्लाह से वो खूब तरीके से अपना नाम बना रही हैं। तो अपनी मेहमान से तारुफ कराना चाहेंगे, आपकी मुलाकात कराएंगे और उनसे जान लेंगे कि इतनी छोटी एज में इतने बड़े बड़े कारनामे वो किस तरह से अंजाम देती हैं। अस्सलाम वालेकुम अनाया। वालेकुम, क्या हाल चाल है? मैं ठीक हूँ। अच्छा जी, अनाया के साथ उनकी मदर मौजूद हैं और उनसे हम जान लेते हैं कि उन्होंने किस तरह से ये चीज़ें डिसाइड की कि उन्होंने अपनी बेटी को इस तरफ लेके जाना है। इस एज में ज़्यादा पेरेंट्स कहते हैं कि जी आप बच्चों की तालीम की तरफ ध्यान दें, या फिर समटाइम पेरेंट्स जो हैं वो परेशान भी हो जाते हैं कि ये बहुत मुश्किल चीज़ें हो जाएंगी बच्चों के लिए, वो कर भी सकेंगे या नहीं, कहीं चोट ना लग जाए। तो इन्होंने किस तरह से ये डिसीजन लिया कि इन्होंने अनाया को इस तरफ लेके जाना है। अस्सलाम वालेकुम जी फायज़ा, क्या हाल चले आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, अनाया अभी 7 साल की है और घुड़सवारी भी कर रही है, मार्शल आर्ट भी कर रही है। मुझे ये बताइएगा आपने किस एज में डिसाइड किया और कैसे डिसाइड कर लिया? नहीं, ये हमारा प्री प्लान नहीं था कुछ भी, और कुछ भी डिसाइडेड नहीं था। ये इसके अपने शौक़ है और जो कि बहुत ही छोटी सी उम्र में इसने हमें बताया कि ये चीज़ मैं करना चाहती हूँ। और इसके फादर ने कभी भी इसको ना ये नहीं कहा कि तुमने ये नहीं करना। जो ये करना चाहती थी वही उन्होंने आगे लेके चले, और वो सबको यही कहते हैं कि जो आपके अपने बच्चे के अंदर की एबिलिटीज़ है ना वो आप बाहर निकालें। सही, तो अनाया ये करना चाहती थी। अनाया मुझे ये बताए कैसे शौक़ पैदा हुआ मार्शल आर्टिस्ट बनने का? मैं एक दफ़ा मरी गई थी, वहाँ पर जो माल रोड पर घोड़े होते हैं, हाँ। उन पर बैठी तो मुझे वहाँ से शौक़ चढ़ा। फिर आपने घोड़ा भी अपना लिया? जी। अच्छा, बच्चे तो डरते हैं, आपको डर नहीं लगता कि घोड़ा एकदम तेज़ी से भाग ना जाए? कैसे संभाल लेती हूँ उसको? क्यों डर नहीं लगता? नहीं, मुझे बिल्कुल भी नहीं डर लगता। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि इसकी प्रॉपर आपने ट्रेनिंग किसी से ली थी? कितना टाइम लगा ट्रेनिंग लेने में? थोड़े से दिन लग गए थे। डर भी लगा, और टाइम कितना? अब आप क्या प्रॉपर कितना टाइम देती हो घुड़सवारी, क्या हर रोज़ या टाइम टू टाइम, किस तरह से? मैं 1 घंटा पूरा करती हूँ और बस मेरी मंडे को छुट्टी होती है और बाकी सारे। अच्छा, मैं आपकी पिक्चर्स देख रही हूँ, बॉक्सिंग भी आप करती हो? जी। तो फिर तो सारे बच्चे आपसे डर के रहते होंगे? नहीं। इसकी प्रॉपर आपने ट्रेनिंग कहाँ से ली? इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग मैंने अपने सर से ली है। सर से लिया, तो कभी ऐसा नहीं हुआ, डर नहीं लगा कि चोट ना लग जाए? नहीं, मुझे ऐसा कभी नहीं हुआ।
डर नहीं लगा। तो अपने क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उनको क्या डरा के रखते हो कि अगर मुझे कुछ कहा तो मैं मार दूँगी? नहीं, ऐसा नहीं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आगे आप क्या करना चाहती हैं, बड़ी होके क्या बनना चाहती हैं? मैं फाइटर पायलट बनना चाहती हूँ। फाइटर पायलट बनना चाहती हैं। पेरेंट्स का बड़ा रोल होता है, तो आप क्या इसको सपोर्ट करती रहेंगी इसी तरह से? एग्जैक्टली ये स्पोर्ट बड़े होकर तो वो बच्चों की इतनी नहीं नीड होती है, वो खुद अपने फैसले ले सकते हैं। जो इतना बच्चा है उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पेरेंट्स उसको सपोर्ट करें। ये हम दोनों, आप यकीन करें, मैं फुल डे इसके साथ इन टच होती हूँ, क्योंकि मैंने उसको एक जगह से लेके आना है, दूसरी जगह लेके जाना है, और अगर बीच में अगर कोई स्पेशल कोई इवेंट आ जाए तो वो मैं सारा टाइम इसके साथ होती हूँ। ये मेरी दोस्त है। सही। अच्छा, तो इसकी स्टडी का भी ख्याल रखती हैं जी? आप? बिल्कुल। तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, स्टडी तो बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़। इसकी जो रूटीन है बहुत ज़्यादा हेक्टिक है। ये टिल 6 AM से नाइट में 10 PM तक ये फुली इंडल्ज होती है इन चीज़ों में। थकती नहीं हो आप क्या? नो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, किसी चीज़ के लिए इसके पास टाइम नहीं है, सीरियसली। सही। और ये उसकी भी हिम्मत है। हम तो उसको ये चाहेंगे कि ये इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की तरफ ना जाए, मगर ये उसका ये अपना शौक़ है, तो वो ये सब कुछ करने के लिए पुरज़म है। सही। अनाया, मैसेज क्या देना चाहोगी छोटे बच्चे जो इस टाइम देख रहे हैं, जो आपके जितने हैं, कुछ करना चाहते हैं, उनको कुछ कहना चाहोगी? कि कोई भी फिज़िकल एक्टिविटी ज्वाइन कर लें। ज़रूरी नहीं है कि हम मेरी तरह आप ये सारी चीज़ें करें, BJJ करें, मिक्स मार्शल आर्ट्स करें और हॉर्स राइडिंग करें। ज़रूरी नहीं है ये। भी बहुत सारी इसके अलावा भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं। आप बेकिंग भी स्टार्ट कर सकते हैं, आप वो साइकिलिंग भी कर सकते हैं, और यानी स्टडी के साथ साथ ये एक्टिविटी होनी चाहिए। ये अनाया ने मैसेज दिया। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, हमने एक ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से ज्वाइन करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे और आपको जिक्र कर लेते हैं जी बढ़ती हुई महंगाई का, जिसमें सबसे ज़्यादा लोग वो मुतासिर हो रहे हैं जिन्होंने रोज़ाना की बुनियाद पर जाकर सब्जियां ख़रीदनी हैं और अपने घर में कुछ बनाना है। अब रूटीन ये बनती जा रही है कि सब्जियां फल हर रोज़ महंगे होते चले जा रहे हैं। तो हम आपको अपडेट रखते हैं और आपको बता देते हैं मार्केट में सब्जियां किस कीमत पर मिल रही हैं। रुमेल अस्कर बाहर मौजूद हैं। जी, ओवर टू यू। जी बिल्कुल, बात की जाए सब्जियों की कीमतों की, तो इनकी जो कीमतें हैं उनमें जो शहरियों को है वो कुछ रिलीफ फ्राहम हुआ है, और ये रिलीफ जो सब्जियों की कीमतों में मिला है, इसकी वजह यह है कि पंजाब की जो मकामी सब्जी है वो जो है वो मार्केट में आ चुकी है। इसी हवाले से दुकानदार से भी बात करेंगे और जानेंगे। अजी बताएं कि सब्जियों की जो कीमतें कम हुई हैं पिछले हफ्ते की निस्बत, इसकी वजह तो बताएं ज़रा। सब्जियाँ यहाँ की आनी शुरू हो गई हैं और वैसे भी सस्तियाँ हो गई हैं ज़्यादा भी। यहाँ के पे काफ़ी ज़्यादा जो यहाँ पे प्रोजेक्ट है यहाँ पे पूरी हो गई है यहाँ पे, इसलिए प्याज अब 40 रुपये किलो गया अच्छे वाला। आलू जो है ये छोटे वाले जो 40 रुपये किलो हैं, जो बड़े हैं 50 रुपये किलो हैं। जैसे गोभी है ये भी 25-30 रुपये किलो है। टमाटर 80 रुपये 90 रुपये, अच्छे वाले 90 रुपये किलो हैं। जो छोटे वाले टमाटर वो 80 रुपये किलो हैं। तो इस तरह खीरे भी जो है 60-70 रुपये किलो हैं। इस तरह चीज़ें चल पड़ी हैं, हर चीज़ ना सस्ती हो गई है, काफ़ी बेहतर हो गया है। 2 वीक पहले जो रेट थे वो उससे तो बहुत ज़्यादा सस्ती हो गई। जी बिल्कुल, आपने दुकानदार की बात सुनी। उनका ये कहना था कि 2 हफ्ते पहले जो रेट था उसमें जो है वो कीमतें ज़्यादा थी, मगर अब जो सर्द मौसम के आगाज़ के साथ जो पंजाब की मकामी सब्ज़ी है और लाहौर के जो इर्द गिर्द के जो देहात हैं उनसे जो सब्ज़ी की जो मार्केट में फराहमी है वो शुरू हो जाती है, जिसके बाद जो सब्ज़ियाँ हैं वो उनकी जो कीमतें हैं वो नीचे आ जाती हैं। इन्होंने कुछ सब्ज़ियों के रेट भी बताए हैं, मगर जो अदरक और थोम है उसकी जो कीमत है वो नीचे नहीं आ रही, वो उसी तरह से 300 से 350 के दरमियान में जो है वो फरोख्त हो रहे हैं। जबकि प्याज जो है वो 60-70 रुपये किलो से 40 से 50 रुपये किलो आ चुका है। और इसके अलावा जो गाजर और मूली और गोभी जो सब्जियों के जो सर्दियों की सब्जियां हैं उनकी कीमतें भी जो है वो 40 से 50 रुपये किलो के दरमियान जो है वो आ चुकी हैं। शहरियों ने जो है वो इस कमी को जो है वो खुशाइंदा करार दिया है और शहरियों को यह कहना था कि ये रिलीफ तो हमें मौसम के बायस मिला है। सर्द मौसम के आगाज़ में जो पंजाब की जानिब से जो मकामी सब्जियों की जो मार्केट में जो फराहमी है उसके बायस जो हमें रिलीफ मिला है, जबकि हुकूमत ने जो है वो हमें इस हवाले से कोई रिलीफ जो है वो मुहैया नहीं किया। प्राइस कंट्रोल कमेटियां जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो कीमतों की जो प्राइस जो लिस्ट होती है उसमें जो मोहर लगाने तक की जो है वो महदूद है, जबकि बाज़ारों में जो है वो उनका कोई भी रोल जो है वो नज़र नहीं आता। अभी भी कुछ इलाकों में जो है वो प्राइस जो लिस्टें हैं वो मुहैया नहीं की जा सकी, जबकि जो दुकानदार हजरात हैं उनका ये कहना है कि जो प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ हैं ये बिल्कुल भी ठीक है। रुमेल, आपका बहुत शुक्रिया। प्राइस तो कम हुई हैं, लेकिन क्योंकि
नरखनामा जिसे कहा जाता है वो मौजूद नहीं, इसलिए अपनी मर्जी की कीमतें वसूल की जा रही हैं, जिस पर शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो सामने आए हैं। इसी के साथ ही नाज़रीन प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम को पहुँचे, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।